आरजी है, श्री मन्नालाल सोलंकी सर डीआरजी है, और श्री मनीष जोशी सर एसआरजी है, और मैं श्रीमती सुनीता काक एसआरजी के रूप में आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। और चलिए हम अब अपने विषय पर आते हैं कि जीवंत विद्यालय में प्रिंट श्रमद वातावरण का महत्व क्या है। लेकिन उससे पहले हम लोग एक वीडियो थोड़ा सा देखेंगे और जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि ये शैक्षिक संवाद है क्या। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जो वीडियो चल रहा है उसकी वॉइस आप लोगों को सुनाई दे रही है? मैडम सिर्फ आपकी आवाज आ रही, बाकी कोई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब बिल्कुल आवाज अभी तो आ रही मैडम आपकी आवाज आ रही है? जी जी सर बोल रहे थे तो अब आ रही है। हम वीडियो फिर से दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। हम व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को डाल देंगे जहां पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। जीवंत विद्यालय में प्रिंट श्रमद वातावरण का महत्व। अब हम बात करते हैं कि जीवंत विद्यालय से हमारा तात्पर्य क्या है, हम किस विद्यालय को जीवंत कहेंगे। जीवंत विद्यालय से हम एक ऐसा विद्यालय की कल्पना करना चाह रहे हैं या जहाँ पर वो विद्यालय सकारात्मक ऊर्जा के साथ विद्यालय का संचालन करता हो, जहाँ पर दीवारें भी बोल उठे कि हाँ ये विद्यालय है। आमतौर पर देखा जाता है कि विद्यालय में दो प्रकार की घटती आने की और जाने की। बच्चा विद्यालय आता है तो बड़ा ही उदास होकर आता है, जाना पड़ता है। बचती है तो बच्चा बड़े उत्साह से भर जाता है। जब उल्टा हो जाए कि जब बच्चा विद्यालय आए तो बड़ी खुशी से आए
और वापस घर जाए तो हम कहेंगे कि हाँ, इस विद्यालय का वातावरण जो है एक जीवंत, भौतिक संसाधन के साथ साथ उपलब्ध हो, साथ में माहौल उत्पन्न हो जहाँ पर बच्चे बड़े ही बड़े उत्साहपूर्ण से एक शिक्षा ग्रहण कर सके एवं उस शैक्षिक वातावरण में वे शिक्षक के साथ विषय वस्तु को भली भांति समझ सके। सर आवाज में सुधार करवाइए ना, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब आवाज कट कट के आ रही है, रुक रुक के आवाज आ रही है और आप जो बोल रहे हो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बाकी टेक्निकल प्रॉब्लम नरेंद्र जी, आवाज आ रही क्या? सर आप जब समझा रहे हैं उस समय कोई आवाज नहीं आ रही सर, या फिर इतनी कट रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जी जी। तो बात हो रही है एक जीवंत विद्यालय की। आवाज आ रही है क्या? जी सर अब आ रही है। जीवंत विद्यालय से तात्पर्य एक ऐसा विद्यालय जहाँ पर सकारात्मक माहौल उत्पन्न हो, जहाँ पर विद्यालय में बच्चे एक भयपूर्ण वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके, जहाँ पर दीवारें भी जो है भय मुक्त हो, और यहाँ पर दीवारें भी जो है बोल उठे कि हाँ, बाहर से आने वाला व्यक्ति देखकर बोले कि विद्यालय जीवंत विद्यालय है। ऐसा विद्यालय जहाँ पर शिक्षक एवं बच्चों के बीच आपसी सामंजस्य हो, बच्चे शिक्षक से प्रेम पूर्ण रूप से जुड़ सके एवं किसी भी विषय वस्तु को भली भांति समझ सके। जीवंत विद्यालय एक ऐसा विद्यालय होना चाहिए जहाँ पर पालक अगर बच्चे को मना करे कि आज विद्यालय मत जा, तो भी बच्चे बोले कि नहीं, मुझे विद्यालय जाना है। उस स्थिति में कहेंगे हम कि हाँ, ये विद्यालय जो है हमारा एक जीवंत विद्यालय का उदाहरण है। प्रशिक्षण प्रभारी साधना भवर मैम एक मैसेज आप सब तक पहुंचाना चाहती है। आवाज आ रही है अब? हमारे जी मैम आ रही है, आ रही है। हमारे सभी शिक्षक साथी बीआरसीज, बीएससीज और सीएससीज, ये एक मैसेज आपके लिए डीपीसी साहब का है। डीपीसी कार्यालय से एक मैसेज है और सर की तरफ से मैं बता रही हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप शाम तक 5वीं 8वीं की जो अंक सूची है उसमें त्रुटि सुधार करवा लें, अनिवार्य रूप से करवा लें। यदि आप कल शाम तक त्रुटि सुधार नहीं करवा पाएंगे तो बच्चे की मार्कशीट में वो त्रुटि रह जाएगी और वो जीवन भर परेशान होता रहेगा, और जिसका खामियाजा स्वयं शिक्षक को वहन करना होगा। तो कृपया प्राथमिकता के आधार पर कल शाम तक 5वीं और 8वीं की मार्कशीट में त्रुटि सुधार करवा लें। दूसरा है, हाजिरी ऐप पर टीचर और स्टूडेंट्स दोनों अपनी हाजिरी सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय मींस का मेरिट जो एग्जाम है उसमें प्रत्येक विद्यालय से 20% बच्चों का आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। माध्यमिक शालाओं के 20% बच्चों का आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे।
फिर एक है समेकित ओलंपियाड का आयोजन होना है, उसमें हिंदी, गणित, विज्ञान और इंग्लिश ये 4 विषय सम्मिलित रहेंगे। इस ओलंपियाड के लिए भी आप बच्चों की तैयारी करवाएंगे। कक्षा 1 और 2 में FLN का प्रभावी क्रियान्वयन करेंगे, संचालन करेंगे। व्हाट्सएप असेसमेंट चैटबोर्ड आधारित, उस पर भी आपको ध्यान देना है और ये प्रक्रिया भी सुनिश्चित करवाना है। ये DPC कार्यालय से DPC सर का मैसेज है, सभी इसको ध्यानपूर्वक सभी ने सुना है और इसे प्राथमिकता के आधार पर ये जो बिंदु अभी मैंने बताए हैं, इन कार्यों को आप संपादित कर लें। धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे जीवंत विद्यालय को लेकर, तो मैं चाहूंगी कि और साथी यहाँ पर अपने जीवंत विद्यालय से रिलेटेड बात साझा करें। जैसे कि हमारे साथी मनीष जी ने बताया कि जो जीवंत विद्यालय होता है और उसकी जो परिकल्पना जो सर ने बताई है, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जीवंत से तात्पर्य होता है अपना जीता जागता स्वरूप। क्योंकि कहीं न कहीं हम यह देखते हैं साथियों कि बहुत सारे विद्यालय हैं जरूर, पर उनमें कहीं कहीं नीरसता है, सरसता नहीं आई है। तो हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय ऊर्जावान बने, प्राणवान बने, अर्थात वह शिक्षा के सीखने सिखाने का एक ऐसा साधन बने, एक ऐसा माध्यम बने जिसके आधार पर हम बच्चों को उनके सर्वांगीण विकास की ओर ले चलें। जैसे हम कहते हैं कि NEP 2020 जो कहती है कि विकासात्मक 3 लक्ष्यों को वह पूर्ण करें, तो विकासात्मक 3 लक्ष्य हमारे होने चाहिए, जो है कि स्वास्थ्य एवं देखभाल तथा बच्चा प्रभावी संवेदनशील आकर सीखने की बात को वो किस प्रकार अपने संवादों में, अपने विचारों में, अपने कार्यों में, गतिविधि में उसका प्रेजेंटेशन देके प्रस्तुतिकरण कर सके, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात होती है कि जीवन विद्यालय का वह वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए जहाँ बच्चा वातावरण के अर्थात आसपास के वातावरण से वो कुछ सीख सके, कुछ जान सके, समझ सके। तो ये सारी बातें एक जीवंत विद्यालय को इंगित करती है और बताती है विद्यालय का महत्व। सुनाई दे रही है? ठीक, आवाज क्लियर नहीं आ रही सर जी। हेलो, हेलो, आप सबको संबंध में चूंकि हम विषय है तो आप चूंकि आप हम जो है इसको कई प्रशिक्षणों के माध्यम से चुके हैं, हम कई स्थानों पर देख भी चुके हैं। आपको ये सारी चीजें पता है, से काम इससे काम नहीं चलने वाला। यह प्रिंट जा रही है तो ये विद्यालय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम अपने जो फील्ड का हेलो, कई विद्यालयों में उस दौरान ये भी देखने को आता है कि शिक्षक द्वारा निर्देशित कामों से बच्चे संलग्न होते हैं कि वे अपने शिक्षण को सुचारू रूप से बड़ी प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण कर। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो काफी उत्साही और जिज्ञासु होते हैं। तो जीवंत विद्यालय का एक ये बड़ा
बात है कि यदि आपके विद्यालय में देखकर ऐसा लगता है कि शिक्षक के निर्देशानुसार बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो रुचि ले रहे हैं, तो ये जीवंत विद्यालय का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। तो आज इस विषय पर चर्चा करने का भी उद्देश्य यही है कि हमारे कुछ विद्यालय तो इस कसौटी पर बड़े खरे उतर रहे हैं, किंतु कहीं देखने में थोड़ी निरस्ता होती है, तो वो इस ओर अग्रसर हो। ऐसा लगे कि आपका विद्यालय विद्यालय हो, कक्षा में प्रवेश करते ही ऐसा आभास हो कि नहीं, हम पाठशाला में आए हैं। तो निश्चित ही हम इस ओर भी अग्रसर होंगे। तो जीवंत विद्यालय के विषय में आपको ज्यादा बता पाना तो अतिशयोक्ति होगी, किंतु हम उसका यदि पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इस दिशा में और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। हेलो, सभी साथियों को नमस्कार। हमारे जो एसआरजी और एमटी लोग हैं, दिया है। हेलो, आवाज आ रही? जीवंत विद्यालय के संबंध में जैसे अभी मनीष जोशी सर ने बताया कि जो देखने से ही जीवंत लगे, शाला में ऐसा माहौल हो कि वास्तव में शाला में जो गतिविधियां होना चाहिए वो गतिविधियां हो रही है। कहीं कहीं अधिकांश कहूंगी मैं, उसको कहीं कहीं नहीं कहूंगी, अधिकांश स्थानों पर जैसे देखने में आता है कि बच्चे अपना काम करते हैं और शिक्षक अपना काम करते हैं, लेकिन बच्चों में और शिक्षकों में आपसी तालमेल होकर के प्रत्येक बच्चे का जैसे नाम पुकार करके जो काम करवाया जाना चाहिए, गतिविधि करवाई जानी चाहिए, वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो बच्चे में और शिक्षक में ऐसा आपसी सहसंबंध, एक स्नेहपूर्ण ऐसा वातावरण होना चाहिए कि पूरे समय जब तक बच्चे शाला में रहते हैं या शिक्षक भी जब तक शाला में रहते हैं, तो उनका आपस में आपसी व्यवहार जो भी देखे तो लगे कि हाँ, ये दोनों में कुछ आपसी अच्छा स्नेहपूर्ण वातावरण में कार्य चल रहा है। क्योंकि बच्चा अपना काम करता रहता है और शिक्षक अपना यदि काम करता रहता है, तो उतना जो हम सिखाना चाहते हैं वो हम उतना नहीं सिखा पाएंगे बच्चों को। ये सबसे आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि जीवंत विद्यालय के लिए बहुत सारी मानक, उसको कहेंगे हम कि बहुत सारे मानक ऐसे हैं कि ये टॉपिक ही ऐसा है कि हम जितना बात करें उतना कम है। कि बच्चे सहभागिता करें, कुछ गतिविधियां जैसे सांस्कृतिक गतिविधियां हो, मतलब पालकों का संपर्क सदैव उसमें आना जाना लगा रहे कि बच्चों से संबंधित समस्याओं में पालक भी जुड़े रहें, शिक्षकों में आपसी तालमेल रहे, वो भी आपस में कुछ चर्चा करते रहे शिक्षा के प्रति कि हाँ आज हमने ये किया, इसमें फिर सुधार करेंगे, उसका भी कुछ लेखा जोखा हम रखे कि हाँ आज हमने ये चर्चा करी और ये पाठ्य योजना, मतलब उसका देखो शासन की जितनी योजनाएं चलती है उसका थोड़ा कुछ अभिलेख भी रखते जाएं और हमारा काम भी हम देखने से ही पता चल जाए कि हाँ ये जीवंत कुछ लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि बच्चे भी खूब खुश दिख रहे हैं और शिक्षक भी खुश दिख रहे हैं। तो इसके आगे मैं मनीष जोशी सर और बीच में बात करते रहेंगे। जीवंत विद्यालय में जिस प्रकार से सर ने बताया था अभी कि जब बच्चे छुट्टी होने की घंटी बजती है तो उत्साह, जितना उत्साह दिखाते हैं घर जाने का, उतना उत्साह यदि स्कूल लगने की घंटी लगे और वो आए उस समय जो उत्साह दिखाएं, तो वो उससे लगता है कि विद्यालय हमारा जीवंत है ना। जहाँ पर बच्चा जैसे मान लो कल संडे आ रहा है मान लो, और उसे लगे अरे यार कल तो घर रहना पड़ेगा, तो इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि हमारा विद्यालय जीवंत है। संडे है और कल घर रहना पड़ेगा, उस शब्द में मतलब ऐसा लगेगा कि अब सोमवार, तो इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा विद्यालय जीवंत है। तो इसलिए विद्यालय को जीवंत बनाने के लिए काफी प्रयास हम कर सकते हैं। साथियों, ये मुद्दा तो हमारा चल ही रहा है जीवंत विद्यालय के लिए। हमारे प्रयास होना चाहिए कि कहीं पर भी बच्चों को शाला में ऐसा नहीं लगे कि कहीं वो मजबूरी में बैठे हैं, कहीं उनको डराकर धमकाकर चिल्लाकर और बिठाया गया हो। किसी ने कहा कि सर मैं पेशाब करके आऊं, हट, ये हमारी टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। आप उनको ऐसा खुशनुमा वातावरण दो कि जैसे अभी जोशी ने कहा कि वो संडे को उसको ये अफसोस हो कि अरे यार आज छुट्टी है या आज नागपंचमी, आज फलाना है तो मैं स्कूल नहीं जा पाया,
तो वो मेरा वो साथी था, वो सर थे, वो ये पढ़ाने वाले थे और मुझे ये पढ़ने का मौका नहीं मिला है। तो दिन भर उन्हें बहुत अच्छा लगे शाला में, ऐसा वातावरण हम बनाने का प्रयास करें। मैं 2-3 नेगेटिव चीज़ों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा ये अनुभव रहा है इस जीवन में और शिक्षा विभाग में, मैंने करीब शिक्षा विभाग में काम किया है और एक अन्य विभाग में मैं जिला अधिकारी रहा हूँ। मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि अधिकतर हमारे साथी लोग, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानना या उसको अन्यत्र मत लेना, थोड़ा सा मैं आगाह करना चाहूँगा और ये मजबूरी मेरी भी है कि जिन जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वही मेरे में भी खामियां और गलतियां हैं। नंबर 1, हमारा सबसे जो खराब आदत है वो ये यंत्र है। तो इस यंत्र की वजह से आप भी, मैं भी और ये हमारे साथी जो मेरे साथ बैठे हैं दिन भर परेशान रहते हैं और ये मजबूरी है। लेकिन यदि हम स्कूल समय में हम लोग मल्टीपर्पज, थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें हैं, कई शासकीय ग्रुपों में मुझे डाल रखा है और मेरी मजबूरी, मुझे जवाब देना पड़ता है, देखना भी पड़ता है और उस पर अमल भी करना पड़ता है। और ऐसे आपके सीएससी द्वारा, आपके बीएससी द्वारा, आपके बीआरसी द्वारा, आपके डीपीसी द्वारा, डीओ द्वारा, एससी द्वारा, मेरे द्वारा या अन्य ग्रुप्स में अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा आपको बहुत सारी बातें अवगत कराई जाती है जो आपको मजबूरी में देखना पड़ता है और उसका उपयोग करना पड़ता है। यह आज का एक अभिन्न अंग हो गया, हमारे शरीर से संबंधित है। मैं रात में भी उसको ऐसा करके, बिल्कुल ऐसा हाथ करके रख देते हैं कि यार फोन आ जाए, क्या करूं, घंटी इसकी कम करूं कि इसको वाइब्रेट करूं या ऐसा करूं। मेरा एक छोटा सा आपको सुझाव ये है कि शाला के समय में हम पूरा का पूरा समय बच्चों को नहीं दे पाते, समर्पित होकर हम काम नहीं कर पाते। हम ये कोशिश करें कि एक दिन हम 1 घंटे का समय पूरा का पूरा मोबाइल को छोड़कर और हमारे अन्य कार्यों को छोड़कर, शिक्षण के अलावा हम कोई काम नहीं करें। एक दिन सिर्फ 1 घंटा, दूसरे दिन 1 घंटा 10 मिनट, तीसरे दिन 1 घंटा 30 मिनट, और इस तरह से यदि हम अपने समय को बढ़ाते जाएं, आप अपने शिक्षक, हम ये फिक्स कर लें कि हम इंटरवल में 2 बजे से लेकर 2:30 तक हम सब बात कर लेंगे। इन आधे घंटे के समय में बात कर ले, व्हाट्सएप कर ले, मोबाइल से बात कर ले, या घर का काम हो वो भी कर ले, घर वाले भी, या मैं घर पर फोन कर लूँ, खाना बनाया नहीं बनाया, ऐसा हुआ। ये सारी बातें हम उस शाला समय में निर्धारित कर लें कि हमें इस समय से इस समय के बीच में अन्य काम करना है शिक्षण को छोड़कर। तो आपका एक रूटीन बन जाएगा और हमारे जिले में हम ये कोशिश करेंगे कि वो निर्धारित समय में आपके एसी साहब को भी, आपके तोमर साहब डीओ और डीपीसी दोनों हैं जो, वो भी, और हमारे पूरे अमले को इस संबंध में अवगत कराऊंगा कि वो हम एक समय फिक्स कर लें। और आप सभी साथी उस संबंध में, आपका चाहे ओल्ड पेंशन हो कि न्यू पेंशन हो कि कुछ भी हो, आपका कुछ भी व्यक्तिगत मैटर्स हो, पारिवारिक कार्य हो, गैर पारिवारिक कार्य हो, वो उतने निर्धारित समय में यदि हम उसको फिक्स करके बात कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि बात के समय में कोई आपको डिस्टर्ब करेगा। मेरा ऐसा थोड़ा सा सुझाव है, आप ये करें या ना करें, आपको कोई दबाव नहीं है इस बात के लिए, लेकिन एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी साथियों से, क्योंकि मैं भी आपके बीच में से हूँ और मेरी मजबूरी रहती है कि फोन आ गया तो मुझे उठ के बाहर जाना पड़ेगा, या मैं आपके सामने यहाँ पर फोन करूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको भी लगेगा कि देखो ये हमारा शैक्षिक संवाद चल रहा है और सर फालतू बात फोन पर लगे हुए हैं। मैडम का फोन आ गया, हमारे डीपीसी जी का, वो बात करने लग गए, उन्होंने आपको 3 मैसेज दिए मैडम ने कि भाई ये आपको शैक्षिक संवाद के दौरान भी बात करना है। तो क्यों ना हम ऐसा एक प्रैक्टिकल जीरेम करें, तो ये एक नवाचार भी होगा हम सबके लिए। बस इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। आपसे भी से मैं कहना चाहूँ, राज्य शिक्षा केंद्र की एक वीसी हुई थी जिसमें बीआरसी और एपीसी और खुद थे और डाइट देने वाले सर भी खुद थे। आयुक्त महोदय ने स्वयं ने एकेडमिक कम से कम 1.5 घंटा तक उन्होंने तक उसकी चर्चा की, उसकी समीक्षा की। इस बात की कि ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी कि लर्निंग आउटकम्स की, है ना, आउटकम्स जो है वो आप सभी जानते हैं कि उसके हमने कैलेंडर आप लोगों को दिए हुए हैं। अच्छा, यदि आता है कक्षा
में है, यदि वो दूसरी में जाता है तो दूसरी तक आते आते उसको क्या क्या चीजें विषयवार आ जाना चाहिए, उसको हम कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। उसको हम हिंदी में अलग अलग उसके बिंदु निर्धारित है कि क्या क्या चीजें आ जाना चाहिए, गणित में क्या क्या आ जाना चाहिए, इंग्लिश में क्या क्या आ जाना चाहिए। आप सभी के लिए ये शायद आप आश्चर्य समझ रहे होंगे, जाजू साहब ने स्वयं उसको 1.5 घंटे तक हर पर चर्चा की कि आप अपने अपने जिले में ये बताएं कि आपने इस क्या काम किया। मैं खुद आश्चर्यचकित थी कि जो अभी तक प्रशासनिक मीटिंग लेते हैं आयुक्त महोदय या सचिव और आयुक्त जो अभी तक प्रशासनिक मीटिंग लेते थे, वो अभी टोटल एकेडमिक मीटिंग लेने लगे हैं। और अब उन्होंने जो है अभी 1.5 महीने बाद हर शासकीय शाला में अंग्रेजी विषय का एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें अनिवार्य रूप से को सहभागिता करवाना है। उसमें कंपटीशन रखने वाले हैं वो में हेलो एक कंपटीशन रखने वाले हैं, जिसमें वो जैसे मान लीजिए 20 बच्चे अपने स्कूल में हैं तो कम से कम 3 बच्चों को या 10-15% लगभग वो तय कर रहे हैं कि इतने बच्चों को आपको इंग्लिश की जो एग्जाम होना है उसमें अनिवार्य रूप से बच्चों को सहभागिता करवाना ही है। उसके बाद संकुल स्तर पर होगी परीक्षा, उसके बाद उसको राज्य स्तर पर बच्चों को बुलाया जाएगा। मतलब 3 लेवल पर उसकी होने वाली है, प्राइमरी लेवल से लेकर के पूरा अपना 8th तक। तो आप सभी के नॉलेज में बात डाल दूं मैं कि अभी तक हम जैसे स्कूलों में जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बच्चों को अक्षर ज्ञान, पहाड़ा ज्ञान, अंक ज्ञान, गिनती, पहाड़े आते हैं कि नहीं, या इंग्लिश में कम से कम यदि अल्फाबेट आ जाते हैं तो भी हम सोचते हैं कि चलो ठीक है कुछ तो सीख। लेकिन अब ये जो समय जो परिवर्तित होता जा रहा है, इसमें इंग्लिश को भी अब ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगी कि भाषा दोनों है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर आपको ध्यान देना है। और अगले नवंबर में आपको अपनी शाला के बच्चों को इंग्लिश की जो टेस्ट होने वाली है उसमें भी आपको सहभागिता करवाना है। अभी एक हमने कल एनालिसिस किया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे का, 2017 से लेकर 2017 में जो टेस्ट हुआ था बच्चों का गवर्नमेंट स्कूल का, और उसके बाद में कोरोना काल में जो टेस्ट नहीं हो पाया था, उसके बाद 2021 में टेस्ट हुआ। उसका हमने एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। कल एक पूरा कम से कम 10 लोग बैठे थे, हेलो 10 लोग बैठे थे, और उसका पूरा पॉइंट वार एक एक आप शायद माने या नहीं माने, लेकिन ये बात आप लोगों के नॉलेज में मैं डाल देना चाहती हूँ कि अब एकेडमिक पक्ष को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है और लगातार बड़े बड़े अधिकारियों पर भी दबाव है और कार्रवाई करने की सीधी बात की जाती है कि इतनी कुछ सुविधाएं होने के बाद भी हमारा जो अकादमिक स्तर है वो उतना लेवल पे नहीं आ पा रहा है। तो अभी मॉनिटरिंग कर्ताओं को भी बहुत सारे बिंदु ऐसे दे रखे हैं जिससे हमको सभी विषय की मॉनिटरिंग करके और बताना है। और अभी जैसे मैंने कहा कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे का पूरा हमने विश्लेषण करके उसमें अभी राज्य शिक्षा केंद्र उसका प्रेजेंटेशन रहेगा, जिसमें बताया जाएगा कि 2017 में हमारी क्या स्थिति थी और 2021 में हमारी प्रोग्रेस हुई कि नहीं इन 5 सालों में। तो अब ऐसा तुलनात्मक सब होने लगा है और सभी के लिए ये बात है कि एकेडमिक अब सबको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सभी शिक्षक अन्य लेवल के जो कार्यों में लगे हुए रहते हैं, तो हम सभी सोचते हैं कि बहुत सारे काम अन्य विभागों के भी हम कर रहे हैं, लेकिन आप सभी से ये कहना चाहूंगी मैं कि हमारा मूल कार्य जो है वो बच्चों को शिक्षा देना है। तो वो मूल कार्य हमको ध्यान रखना है कि हमको ये हमारा जो मेन कार्य है, मुख्य कार्य है, इससे हमको भटकना नहीं है। आपको यदि कोई कार्य दिया भी जाता है तो अपना मुख्य कार्य जो, चाहे निगवाली सर ने भी बताया हमारे प्राचार्य महोदय ने, कि चाहे आप 1 घंटा पढ़ाएं तो 1 घंटा भी यदि आप पढ़ाएंगे तो भी बच्चों को बहुत कुछ उसमें मिलने वाला है। आप बच्चों से लगातार अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा आपको और बच्चों से लगातार बात करना पड़ेगी। बच्चे अपना काम करते रहें और हम अपना काम करते रहें, ये स्थिति को सुधार करना बहुत जरूरी है। हम बच्चों से जीवंत अपना संपर्क बना करके हम उसको सुधार करने की स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि मैं यदि अपने अनुभव यहाँ शेयर करना चाहूंगी तो हो सकता है कि मैं एकेडमिक पक्ष से हट जाऊं, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे मुद्दे हैं प्रशासनिक लेवल के भी,
क्योंकि शालाओं में जब जाते हैं तो वास्तव में बहुत सारी और कमियां है। हेलो हेलो, हाँ, कमियां बहुत ज्यादा मिलती है और हम सभी शिक्षक बहुत अच्छे लेवल के शिक्षक हैं। मैं ये बिल्कुल भी कहना नहीं चाहूंगी कि ये जो आप लोगों के सब सिलेक्शन होकर के जो आते हैं ना, जैसे प्राइवेट स्कूल पर लोगों का भरोसा ज्यादा हो गया है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो टीचर आता है वो केवल 10वीं 12वीं कॉलेज करे हुए बच्चे जो रहते हैं वो वहां पर पढ़ा रहे हैं और लोगों का भरोसा पालकों का उन पर ज्यादा है। लेकिन आप सभी का मैं धन्यवाद और करना चाहूंगी और आपको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप सभी ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारी एग्जाम क्रॉस करके और बहुत सिलेक्शन में बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं छलनी लग करके आप लोग आए हुए हैं। तो आपकी क्षमता पे बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं है। आप बहुत सक्षम लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि हमको क्या करना है, आप ये भी जानते हैं कि हमको करना क्या चाहिए और वास्तव में हम क्या कर जाते हैं। तो उसके लिए हम आप सभी को यही कहना चाहूंगे कि आप कहीं पर भी कम नहीं है। आपका एजुकेशन बहुत अच्छा है, आपका सिलेक्शन ही बहुत सारे एक कठिन कठिन परीक्षाओं के बाद में आपका सिलेक्शन हुआ है। तो आप सभी बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो उस अच्छाई को हमको अब क्या करना है कि जैसे सर ने बताया कि हमको 1 घंटा लेवल से शुरू करके उसको धीरे धीरे हमारा समय बढ़ाएं। और किसी का भी काम आप ये ना सोचे कि कोई काम हमारा देख नहीं रहा है। यदि साल भर तक भी आपके स्कूल में कोई नहीं आता है और एक 5 मिनट के लिए भी यदि कोई आपके स्कूल में आ जाता है तो आपका एक साल के लेवल, आपका 1 साल का जो कार्य है उसका आकलन हो जाता है। ये आप बिल्कुल भी ना सोचे कि मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी हम कोई हमको प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, हमको देख नहीं रहा है, या फिर कोई जो खराब काम कर रहा है वो ये सोचे कि मैं तो एक ऐसी स्कूल में हूँ जहाँ पर कोई ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती है। लेकिन जब किसी दिन मॉनिटरिंग हो जाती है तो अपना जो साल भर का या कई सालों का जो काम होता है वो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट में हम अधिकारी जो आते हैं या जो जन शिक्षक या बीएससी या जो भी आ जाए, डीपीसी हमारे प्राचार्य मतलब कोई भी आए, तो वो 5 मिनट में उसका पूरा एक पिक्चर दिख जाती है कि काम क्या हुआ और क्या करना चाहिए था। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि अब समय परिवर्तित हो, जो समय परिवर्तन हुआ है उसके साथ साथ हम भी चलें और एकेडमिक पक्ष पे अधिक से अधिक ध्यान दें। थैंक यू। थैंक यू रावत मैम, थैंक यू निहाले सर। आपने शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर साझा की हमारे शिक्षक साथियों से। अब हम पुनः अपने शैक्षिक संवाद पर आते हैं। अभी हमारे आज के विषय में दूसरा शब्द एक और जुड़ा हुआ है, प्रिंट श्रमत वातावरण। तो हम सभी डिस्कस करेंगे कि प्रिंट श्रमत वातावरण का क्या महत्व है और ये एक विद्यालय के लिए क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे विद्यालय में बच्चों के सिखाने की प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है, प्रिंट श्रमत वातावरण का। साथियों, जैसे कि वो बात यह है कि उस विषय हमारा विद्यालय जीवंत कैसे बनता है। उस विद्यालय के तहत एक बात उठकर आई थी, वही आई थी कि दीवारें बोलती हैं। उस विद्यालय की दीवारें बोलती, ये बात आई थी। और इसके पहले जो 11 बजे का जो सेशन था उसमें भी यह बात उठकर आई थी कि विद्यालय में किस प्रकार की चित्रकारिता की जाए और किस प्रकार की रचना की जाए, किस प्रकार का प्रिंट किया जाए विद्यालय को, कि बच्चा अपने विद्यालय में शैक्षणिक कार्य नहीं भी हो रहा है तो भी वो उन चित्रों के माध्यम से, उस प्रिंट के माध्यम से, उन पेंटिंग्स के माध्यम से अपनी शिक्षा का स्तर को वो बना सके, अपनी शिक्षा गुणवत्ता को हासिल कर सके। ये बहुत बड़ी बात इसके अंतर्गत आती है, प्रिंट रचना के अंतर्गत। दूसरी बात एक और आती है कि मैं एक बात और ये बात दोबारा दोहराना चाहूंगा, पहले सेशन में हो चुकी है, कि हमारी जो कक्षा पहली और दूसरी का जो रेडीनेस सप्ताह है, जो 5 सप्ताह हमारे जो माने गए हैं, उन 5 सप्ताह में हम जानते हैं अधिकतर कि हमारा जो बच्चा होता है वो जब घर से आता है तो उसके मन में बहुत सारे विचार होते हैं, बहुत सारे भाव आते हैं, कोई डर के भाव भी होते हैं, डर के भाव लेकर वो जब यहाँ आता है। परंतु अब ये किया गया हमारी कि हमारे पाठ्यक्रम में 1 से लगा के 5 सप्ताह तक हम लोग उस चित्रों के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम उन्हें जोड़ना चाह रहे हैं।
जिस प्रकार से हम संदर्शिकाएं कक्षा पहली और दूसरी की जो बनी हुई है वो उसी आधार पर बनाई गई, प्रिंट के आधार पर बनाई गई, चित्रों के आधार पर बनाई गई है कि बच्चा उससे सीख सके और अपना भय खत्म करके शिक्षक के साथ एक सुमधुर संबंध बना सके। क्योंकि कक्षा पहली का हिंदी और गणित दोनों विषयों को जब हम रेडीनेस सप्ताह के तहत देखते हैं तो उसमें चित्रकारी है, उसमें अपने पेंटिंग्स का कार्य आ रहा है, चित्र बनाने का कार्य आ रहा है, गणना का कार्य आ रहा है, वर्णमाला का कार्य आ रहा है, मात्राओं का कार्य आ रहा है और खेल का कार्य, और इन सब के साथ एक और कार्य आ रहा है, वो आ रहा है कहानी का। तो जिस प्रकार से हम बच्चों को प्रिंट के साथ, चित्रों के साथ उसे जोड़ना चाहते हैं, पुस्तकों के माध्यम से इस बात को बताना चाहते हैं, चित्रों के माध्यम, वो बहुत बड़ी बात होती है। एक बात इसके अंदर और आती है हमारे पास कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, पर डे का, जैसे पहली दूसरी की बात होती है, हम 3 4 5 की बात करते हैं, उसमें हमारी बात आती है कि हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से किस प्रकार से बता रहे हैं, किस प्रकार से उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। तो हम कहानी के माध्यम से बताते हैं। जब हम कुछ देखते हैं कि कुछ सिर्फ चित्रों के आधार पर सिर्फ चित्रों को देखता है और अपने भावों को व्यक्त के साथ एक काल्पनिक कहानी का निर्माण करता है। वो कहां से होता है? उन चित्रों के माध्यम से होता है, जिन चित्रों में उस चीज को लिया गया है, बताया गया है। तो चित्रों के माध्यम से हम की गुणवत्ता को बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात एक और आती है हमारे पास कि हम बच्चों जो बाला कार्य करवाते हैं, विद्यालयों की जो कक्षों पर बाला कार्य होता है, वो भी व्यवस्थित कार्य पूरा करवाते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा अच्छे से उस चित्र को समझ सके, उस रचना को समझ के अपना शैक्षिक ज्ञान बढ़ा सकता है। तो ये चित्र रचना जो है, जो प्रिंट है, जो हम कहते हैं कि चित्रकारिता की जाती है पुस्तकों के माध्यम से, भरपूर हमारे कहानियों का संग्रह इतना विद्यालयों में कि उसके अंदर इतनी सारी बातें बताई गई है कि बच्चा चित्रों के माध्यम उस चीज को समझ सकता है। ये मेरा अनुभव है। हेलो। जैसे व्यास सर ने भी बताया कि चित्र के माध्यम से हम यदि बताते हैं तो वो ज्यादा जीवंत होता है। लेकिन जैसे बहुत सारी मैंने शालाओं में देखा कि एक ही टाइप का चित्र मतलब जैसे लगा पेंटिंग करवा दी, मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान ले जो भी जैसे मान लीजिए आपने लिखे कि हिंदी का कोई सारा लिखा दिया, गणित का लिखा दिया, वो परमानेंट हो जाता है। तो देखो हमारे टॉपिक तो बहुत सारे रहते हैं, उस टॉपिक को यदि हम एक ही टॉपिक को पूरा ऑयल पेंट से दीवार पर परमानेंटली वो करवा दे तो वो भी एक गलत बात होती। होना क्या चाहिए कि जब हमको कोई चीज पढ़ानी हो तो हम उसको खुद ड्रा करें, हम या खुद बनाएं या बच्चों से बनवाएं, और फिर उसको हम उस पेपर को दीवार पर लगा करके उस पार्ट को हम सिखाएं, तब वो चित्र ठीक रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि परमानेंटली हमने क्या करा, एक दीवार पे अनाराम लिखा दिए, एक दीवार पे गिनती लिखा दी और एक दीवार पे जो एबीसीडी लिखा दी। ये क्या होता है, ये तो केवल एक परमानेंट हो गया। अब अपने को कोई टॉपिक समझाना है तो फिर बस वही वही देखता रहता है बच्चा। अब नया टॉपिक यदि सिखाना है तो हमको एक दीवार खाली रखना पड़ेगी। उस दीवार पे आप पेपर पे बनाए हुए चित्र को आप सेलो टेप से चिपका करके और फिर उसको आप बताएंगे कि ये वाला अब नया अपना चित्र आ गया। ठीक। तो आपकी वातावरण पर हेलो। 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 हेलो।
हेलो 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 चूंकि ये हमारे किया जाए हेलो हेलो लिंक कैसे ज्वाइन हो जाऊँ मोबाइल लिंक कॉर्नर बनाते हैं इसी प्रकार से हम चित्र के लिए भी एक कॉर्नर बना दें इसमें बच्चे अपनी जितनी भी बातें हैं कहना चाहूँगा और क्यों जाती है एक तो जाओ बेटा तब आप अपना मोबाइल खोलो लिख कर दीजिए अपनी बोलो लिख कर भी हो जाएगी हेलो हाँ तो आदरणीय शिक्षक साथियों तकनीकी त्रुटि के कारण समस्या हो रही थी किंतु मोबाइल से ज्वाइन करके हम उस विषय पर फिर बात कर रहे हैं कि जो प्रिंट समृद्ध वातावरण निर्माण पर बात चल रही थी जो कि हमारी सभी शालाओं में कई वर्षों से हमने बाला कार्य के रूप में इसे विकसित भी किया है और हम इसे बच्चों के शिक्षण में उपयोग भी करते हैं और कई विद्यालय इसके लिए बहुत बधाई के पात्र है और शिक्षक भी कि उन्होंने अपने प्रिंट सामग्री से बच्चों के शिक्षण में बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया है किंतु कुछ स्कूलों में इसकी बहुत कमी देखी गई है साथ ही आयुक्त महोदय ने जो हमें इस बार निर्देशित किया वो यही किया कि आपके बच्चों की आवश्यकता किस बात को लेकर है मसलन हम यदि देखें तो सभी विद्यालयों में आपको अल्फाबेट मिल जाएगा गिनती के चार्ट मिल जाएंगे अ से लेकर ग तक के चार्ट भी मिल जाएंगे किंतु जब हम देखते हैं कि बच्चे इन दक्षताओं को सीखने के बाद अगली दक्षताओं पर जाते हैं तो उनकी अगली जो आवश्यकता है उसकी प्रिंट सामग्री की कहीं ना कहीं कमी होती है हमें बच्चों की आवश्यकता का ध्यान जरूर रखना है और उस अनुरूप सामग्री प्रिंट या स्वयं के द्वारा लिखी हुई ड्राइंग शीट पर यदि चस्पा किया जाए
और उसके उपयोगिता के पश्चात दूसरी सामग्री लगाई जाए तो निश्चित ही प्रिंट सामग्री का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है शिक्षण में। ये भी देखा गया है कि हमारे शिक्षक जो है बहु शिक्षण कार्य करते हैं और बहु कई कई प्रकार के कार्यों में ड्यूटी भी है। ये आप सबकी पीड़ा है और ये पूरा तंत्र जानता है, किंतु ये बात भी सत्य है कि हमारा जो मूल कार्य है वो शिक्षण प्रदान करना है। तो हम हमारे शिक्षण कार्य में इनका सहयोग कैसे ले सकते हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। अभी पूर्व वर्ष में टीएलएम सामग्री में भी हमारे कई शिक्षक साथियों ने बहुत अच्छी अच्छी टीएलएम सामग्री का निर्माण किया। उसमें जो सलाह निकल के आई थी ये कि हम ज़्यादातर बहुत सजा के चित्रात्मक चीज़ें बना लेते हैं, उससे बचें। किंतु जो लर्निंग आउटकम्स है जो हमको बच्चों को देना है, जिनमें बच्चे हमारे कमजोर हैं, उन दक्षताओं पर आधारित प्रिंट सामग्री हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करें, उनको दीवारों पर चस्पा करें। साथ ही ये जो प्रिंट सामग्री है ये आपके पास एक सुझावात्मक बात है कि ये एक कमरे में आप भाषा की कर सकते हैं, एक कमरे में आप गणित की कर सकते हैं, एक कक्षा यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप अंग्रेजी विषय पर भी सामग्री प्रिंट करके शिक्षण में इसका उपयोग ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी विधा है और मैं अपने शिक्षण के दौरान प्रिंट सामग्री का बहुत उपयोग करने का जो मन रखता हूँ और मैंने इसके सकारात्मक परिणाम भी देखे हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी करते हैं, किंतु कई कई शालाओं में ये सामग्री बहुत कम होती है। इसका असर वहाँ के बच्चों के शिक्षण पर पड़ता है, तो इनका बहुत महत्व है। थैंक हमने विद्यालय में देखा होगा जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं तब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं चंचल मन के जो पढ़ने में रुचि नहीं लेते। ऐसे बच्चे को प्रिंट या चित्र के माध्यम से पढ़ाया जाए तो वह इसमें अच्छे से रुचि लेगा। हमने जैसे कक्षा पहली और दूसरी की पुस्तकें देखी है, उसमें अधिकतर चित्र होते हैं। वो चित्र क्यों होते हैं? क्योंकि छोटा बच्चा पढ़ नहीं पाता है ना, छोटा बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो कम से कम वो चित्र को देख के उसको समझ जाता है कि ये आगे क्या होने वाला है और कैसे क्या कहानी बनेगी, है ना। जैसे हम हमारी विद्यालय या बहुत सारी किताबें देती है, उसके अंतर्गत अगर 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 एक नदी बना दे, नदी के पास आम का पेड़ बना दे, ऊपर बंदर बिठा दिया जाए, नीचे मगर बना दिया जाए और बच्चे को बोला जाए कि बेटा इस पे कहानी लिखो, तो बच्चे उसके तर्क के अनुसार कुछ ना कुछ जरूर लिख देंगे और यह है उसको पढ़ने व आगे बढ़ने में सहायता करता है। प्रिंट रचना जो होती है एनसीईआरटी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कक्षा 1 व 2 में बच्चा आपके पास पढ़ने नहीं आ रहा है। कक्षा 1 व 2 की किताबें आपने देखी होगी, उन किताबों को बड़े ही कलात्मक रूप से बनाया गया है। हर पेज उसका रंगीन है और हर पृष्ठ पे चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है कि चित्र वास्तव में बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर देख लीजिए आप कि एक जलती हुई माचिस की तीली है और उस पर क्रॉस बना होता है। उस चित्र को देख के समझ जाते हैं हम कि यहाँ पर अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करना मना है, अग्निशामक चीजों का नहीं कर सकते हम। जैसे मान लीजिए एक प्रेशर हॉर्न का है और वहां पर हॉर्न पे क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें प्रेशर हॉर्न का उपयोग नहीं करना है। तो चित्र अपने आप में बहुत बड़ी बातें बोल जाते हैं। अगर हम विद्यालय प्रांगण में इन चीजों का उपयोग करते हैं तो निसंदेह बच्चे उन चित्रों को देखकर उस चीज को भली भांति समझेंगे, क्योंकि देखा हुआ भी बच्चों को बहुत सी समय तो याद रहता है। और एक ऐसा कोना जहाँ पर हम एक काले कलर से ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं जहाँ पर बच्चे स्वयं अपने मन से कुछ भी चित्र बनाए या फिर वहां पर कुछ भी गिनती पहाड़े या अंक पहचान के लिए जो है हमेशा प्रयास करते हैं। तो ऐसे 4-5 हम ब्लैक बोर्ड बना सकते हैं। अधिकांश स्कूलों में हमने देखा है कि जहाँ पर छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड बने हुए हैं जहाँ पर बच्चों के आसानी से हाथ
पहुंच जाते हैं। तो ये भी एक प्रिंट मीडिया का, प्रिंट रचना का हिस्सा ही है कि जहां पर बच्चे स्वयं चित्रकारी करके उस चीज को समझ सकते हैं। सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे शिक्षक साथियों तक ये बात पहुंचाई कि एक जीवंत विद्यालय क्या होता है और एक प्रिंटेड समझ वातावरण का सीखने सिखाने की प्रक्रिया में क्या योगदान होता है। तो चलिए अब हम हमारी चर्चा को आगे लेकर चलते हैं और आज हम बात करते हैं कि हमारे विद्यालय में जो बच्चे सतत अनुपस्थित रहते हैं, ऐसे बच्चों का शाला में ठहराव करने के लिए हम एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है और हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी शाला में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़े और वो निरंतर रहे। सबसे पहले तो अनुपस्थित बच्चों के लिए अनुपस्थिति का कारण हम ढूंढेंगे, है ना। पालक संपर्क के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि बच्चा अनुपस्थित क्यों है ना। ये कारण ये भी हो सकता है या तो शिक्षक वो पढ़ा रहा है तो वो समझ नहीं पा रहा शिक्षक की है। और पालक संपर्क करने के बाद हम पालकों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताएंगे कि शिक्षा अगर आपने ले ली है तो आपको आपके पूरे अधिकार आपको पता चल जाएंगे, है ना। जैसे कि हमारे वहाँ पे ऐसा चलता है कि हमारे बड़वानी जिले में बस्ती वाले गांव रहते हैं, वहाँ तो लगभग बच्चे आ जाते हैं। पर जैसे भौगोलिक क्षेत्र पाटी, सेंधवा ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है उपस्थिति की, वहाँ पे पालकों को जाके ये बताना पड़ेगा कि विद्यालय में बच्चों को यूनिफॉर्म, बच्चे को स्कॉलर, बच्चे को एमडीएम, बच्चे को साइकिल आदि शासन द्वारा योजना का फायदा मिलता है। आप सिर्फ आपके बच्चों को विद्यालय पहुंचाओ, नियमित रूप से शिक्षक भी नियमित रूप से आते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। तो अनुपस्थित जो छात्र है उनके पिता को समझाना बहुत जरूरी है, बच्चे पालकों को समझाना बहुत जरूरी है। पालकों को यहाँ ले जा, उनको ऐसी बातें समझाना चाहिए हमें कि अभी शासन द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही है, पर आप लोगों को उनकी योजनाओं की जानकारी है क्या? नहीं है, क्योंकि आप साक्षर नहीं हो लगभग, है ना। जिस दिन आप तो नहीं हो पाए, कम से कम आपके बच्चे पढ़ जाएंगे, वो तो कम से कम इन योजनाओं का फायदा उठा लेंगे और कम से कम आपको भी बता देंगे, है ना। अपन पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले इतनी मेहनत करते हैं, है ना, कृषि का काम करते हैं, तो हम पढ़े लिखे रहेंगे तो कृषि में भी बदलाव लाएंगे, खाद बीज उन्नत खेती करेंगे, है ना। और एक आत्मनिर्भर काम आगे करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए अनुपस्थित बच्चे को विद्यालय भेजना सबसे महत्वपूर्ण काम पालक का है ना। शिक्षक तो करेगा पर पालक को विद्यालय पहुंचाना बहुत जरूरी है। हेलो, अनुपस्थित बच्चों की जहाँ तक बात हो रही है, तो होता क्या है कि अनुपस्थित कौन सा बच्चा होता है, कौन सी क्लास का बच्चा होता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि अनुपस्थित वो बच्चे होते हैं जो थोड़े से बड़ी क्लास में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा पहली और दूसरी के बच्चे अनुपस्थित ही रहते हैं। जैसे स्कूल आने का इतना ज्यादा उत्साह रहता है उनमें कि वो जैसे ही स्कूल खुलता है तो बहुत ढेर बच्चे स्कूलों में आते हैं। आप लोगों ने इस बात को भी देखा होगा कि जब बारिश लगती है तो बारिश के समय बच्चे बहुत, जितने बच्चे हमारे 10 होते हैं उतने लगभग 80-90% बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। और जब स्कूल धीरे धीरे आगे बढ़ते बच्चों की उपस्थिति धीरे धीरे कम होती जाती है। अब ये कौन से बच्चे हैं, इसका मैं अनुभव आपको बताती हूँ। ये जो बच्चे जो अनुपस्थित होते हैं, जो शाला त्यागी होते जाते हैं, वो बच्चे कौन से हैं उस पर मैं बात करना चाहूंगी। क्योंकि देखिए जैसे क्या होता है, पहली दूसरी में जब बच्चा आता है तो क्या होता है कि हम पहली दूसरी के बच्चों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल का में यदि बच्चा जाता है तो वो कौन सी क्लास में एडमिशन लेता है, नर्सरी, KG1, KG2। और हमारी जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे बच्चा कहाँ से आता है, कक्षा पहली से एंट्री लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि ये बच्चे तो बहुत छोटे हैं, इनको क्या सिखाएंगे हम। तो वो क्या होता है कि कक्षा और पहली दूसरी में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं शिक्षक। क्या सोचते हैं कि बड़े बच्चों को सिखाएं तो इनको एग्जाम वगैरह में इनको सिखाने में ज्यादा लाभ है, छोटे बच्चों को हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, उनको बैठना सीख जाए यही बोलते हैं। टीचर का ये उत्तर होता है कि वो बैठना सीख जाए यही बोलते हैं।
लेकिन क्या होता है कि जब हम पहली दूसरी के बच्चों को यदि प्रॉपरली जो किताब दी हुई है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की, या हमारी जो भी पुस्तक है, हम अभी अंकुर अभियान का भी जो चल रहा है उसमें यदि हम अभ्यास करवाएंगे, तो हमारा जो पढ़ाई का जो रूटीन है, वो पढ़ाई का रूटीन यदि कक्षा पहली से ही यदि हम बना लेंगे, तो वो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे हमसे जुड़ जाएगा, उसका स्कूल से लगाव हो जाएगा और वो प्रतिदिन स्कूल में आएगा। फिर क्या होता है कि पहली में जब पूरा पूरा साल बैठ बैठ के चला जाता है, दूसरी में बैठ बैठ के चला जाता है, फिर वो तीसरी तक आते आते जब उसको कुछ नहीं आता है, तो फिर वो क्या करता है, स्कूल से धीरे धीरे कटने लगता है। और वो बच्चा धीरे धीरे करके चौथी पांचवी तक आते आते वो बच्चा क्या होता है, वो शाला त्यागी होने लगता है। तो उस बच्चे को हमको कहाँ से संभालना है, कक्षा पहली से संभालना पड़ेगा। उस बच्चे को कक्षा पहली से संभालेंगे हम, उसको हमको बना के रखना, उसका ठहराव यदि हमको करना है, तो कक्षा पहली की जो पाठ्य पुस्तक में कविताएं होती है, मैंने शिक्षकों से कई बार पाठ्य पुस्तक में दी हुई कविताएं पूछी, तो शिक्षक बहुत सारे स्कूलों में बता ही नहीं पाते। मैंने यहाँ तक कहा कि जैसे पहली की जो किताब है, वो जो जिसने सूरज चांद बनाया है, वो यदि मैं बच्चों को पूछती हूँ तो वो बच्चे नहीं बता पाते। तो हमको कक्षा पहली में बहुत पढ़ाना नहीं है, हमको हमारे कक्षा पहली के बच्चों को क्या करना है, बोलना सिखाना है, कविताएं ज्यादा ज्यादा सिखाना है, उनको हमसे अटैचमेंट बढ़ाना है। तो हमको कक्षा पहली से इस अटैचमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। उस अटैचमेंट को जब हम बढ़ाएंगे तो वो धीरे धीरे करके उसका स्कूल से लगाव बढ़ता जाएगा, और वो बच्चे जो है शाला त्यागी वाली स्थिति में या शाला छोड़ने या बहाने बनाने वाली स्थिति में नहीं रहेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह निवेदन ये रहेगा कि हम जो कक्षा, क्योंकि हम चूंकि सरकारी स्कूल के टीचर हैं, तो हम कक्षा पहली से आते हैं बच्चे, वैसे हम हमारे घर के बच्चों को तो नर्सरी से डाल देते हैं स्कूलों में, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा पहली से डालते हैं तो हमको पढ़ाना भी शुरू करना चाहिए कक्षा पहली से ही, क्योंकि कक्षा पहले से यदि हम पढ़ाना नहीं शुरू करेंगे तो धीरे धीरे यही स्थिति आती है कि वो बच्चे धीरे धीरे शाला से कटने लग जाते हैं। और कौन बोलता है? बिल्कुल सही बात है मैडम। इसका इसीलिए जो आज का विषय रखा गया है कि जीवंत विद्यालय में प्रिंट रचना, तो जब विद्यालय जीवंत होंगे तो बच्चे अनुपस्थित होने का सवाल भी थोड़ा कम हो जाएगा। बहुत सारे कारण होते हैं बच्चों के अनुपस्थिति के, लेकिन उसमें से एक निरस्ता भी महत्वपूर्ण एक कारण होता है, जो मैडम ने भी बताया। तो हम हमारे विद्यालय को जीवंत बनाने के लिए वहाँ पर जो प्रिंट हमारे, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास बाला कक्ष प्रिंट हैं और भी बहुत सारे चार्ट लगे होते हैं। उसके अलावा हम अपनी तरफ से भी कुछ गतिविधियां ऐसी करवा सकते हैं जिससे बच्चे उसमें खुद इन्वॉल्व हों, खुद भाग लें। क्योंकि जब किसी पर कोई कार्यक्रम हम करते हैं और छोटा सा भी अगर किसी को दायित्व दिया जाता है, तो उस दायित्व को निभाने के लिए उसके अंदर एक भावना आती है, अरे आज मुझे ये काम दिया गया, मुझे ये करना है। तो जैसे हम प्रार्थना सभा में हमारी या हमारी जो बाल सभा होती है, उनमें बच्चों को चित्र बना के लाने के लिए कहें तो उन्हें लगेगा कि हमको कुछ काम दिया हुआ है और उस काम को हमको करना है, और उस काम को हम देखकर उसको उतना ही प्रोत्साहित भी करें, अरे वाह तूने तो बहुत अच्छा चित्र बनाया छोटू। तो इस तरीके से वो प्रोत्साहन पाएगा तो निश्चित वो शाला से दूर नहीं जाएगा, वो धीरे धीरे और हमारे करीब आएगा, और जैसे जैसे करीब आएगा हम उसके लिए और कुछ ऐसी गतिविधियों में उसको इन्वॉल्व करते जाएं, हमारे विद्यालय को जीवंत बनाते जाएं। मैंने अभी एक व्हाट्सएप में एक डीपी देखी थी जो श्योपुर जिले का एक, तो उसमें जैसे अभी मैडम ने कहा कि हर जगह तो हम ऑयल पेंट करवा नहीं सकते, तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर ऑयल पेंट भी हो सकता है। जैसे अब छत को एक बार अगर हम अच्छे से पेंट करवाए, तो मैंने देखा कि वहां पर उन्होंने ग्रहों का पूरा बना रखा है, पूरा ग्रह मंडल बना रखा, सूर्य चांद, इतना सुंदर चित्र बना हुआ है। तो बच्चे जब देखेंगे ओहो सूर्य ऐसा रहता है, ये इसके आसपास चक्कर लगाते हैं, तो वो उसे लगेगा कि ये मेरा विद्यालय जीवंत है, वो उसको देखेगा। ऐसे दूसरी गतिविधियां भी हम उससे चित्र बनवा रहे हैं, उन चित्रों को एक कोने में कुछ तार वगैरह पे पिन करके लगा दें, हर सप्ताह में उनको फिर से चेंज करके दूसरे चित्र लगा दें, तो एक वो भी इन्वॉल्वता बनी रहेगी जिससे बच्चा हमारा अनुपस्थित नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है कि बच्चों की अनुपस्थिति को कैसा रोका जाए। आदरणीय रावत मैडम ने भी एक उस पर बहुत गहरी बात कही कि कुछ बच्चों की अनुपस्थिति का कारण जो होता है कि उनको सही एक्सपोजर नहीं मिल पाता, जिससे उनका लर्निंग लेवल जो है उस हिसाब से नहीं रह पाता कि वो अगली कक्षाओं में उस विषय वस्तु को ग्रहण कर पाए। निश्चित ही हम छोटी कक्षाओं में ऐसा पहले से वातावरण रहा
कि हम लोग जो पहली दूसरे के बच्चे थे उन पर ध्यान नहीं दे पाए इतना ध्यान जितना। और दूसरी एक बहुत सारी हमारे साथ, चूंकि हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हुए हैं, अधिकांश विद्यालयों में या तो 2 टीचर है प्राथमिक हो या 1 शिक्षक है, तो ऐसे समय में हम बहुत सारे विपत्तियों से भी घिरे रहे। किंतु फिर भी देखा गया कि चूंकि विद्यालय हमारा है और हमने इन विषम परिस्थितियों में बहुत अच्छा काम किया है। हमने जो है हमारे विद्यालयों में जो आने वाले बच्चे हैं उनको लेकर कई प्रकार के निश्चित ही हमारे शिक्षकों ने प्रयोग किए और प्रयास किया कि उनका शैक्षणिक स्तर बना रहे। किंतु जहां जहां ये देखा गया कि यदि बच्चों के लिए दिया गया कार्य उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जिज्ञासु और उत्सुक होते हैं और बड़े स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। यदि हम उन्हें कोई काम नहीं देते हैं और जो है उन्हें केवल कमरे में बिठा के रखते हैं तो निश्चित ही उनका मन नहीं लगता है। ये भी एक कारण रहा। कुछ बच्चे हमारे क्षेत्र में, हमारी भौगोलिक जो स्थिति वो भी ऐसी है और सामाजिक स्थिति भी कि जो कुछ बच्चे बड़े होते हैं वो चूंकि मजदूरी पेशा परिवार है, उनके साथ वो मजदूरी के लिए या उनके सहयोग के लिए चले जाते हैं, जिससे क्या उनको कुछ आर्थिक लाभ हो जाता है। तो पालकों में ये जागरूकता नहीं है, ये भी एक कारण रहा कि कुछ बच्चे अनुपस्थित होते हैं। तो इनका जो हल भी बताया गया वो भी एक बहुत सटीक था कि हमारा जो शिक्षक है वो शिक्षक का संपर्क न केवल बच्चों से जीवंत हो वरन वहाँ के समुदाय और परिवार परिजन जो हैं उनसे भी सतत हो, ताकि वे उसको उसका महत्व बता सके। बच्चों को यदि उन दिनों में आर्थिक हित से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया जाए तो निश्चित ही इसका फर्क पड़ेगा। जो हमारी अनुपस्थिति की दर है वो निश्चित ही उसमें कमी भी आएगी। और शासन स्तर से भी इसमें बच्चों के लिए कई सुविधाएं की गई है और उनको दी भी जाती है। तो ये हमारे आयुक्त महोदय ने कहा कि देखिए आपको कुछ सुविधाएं सब नहीं दी जाए, भले ही अच्छा बिल्डिंग नहीं हो, भले ही अच्छी चीजें उपलब्ध नहीं हो, किंतु यदि एक अच्छा शिक्षक उपलब्ध हो तो वो पूरे विद्यालय और पूरे समाज का नक्शा बदल सकता है। तो अनुपस्थिति की दशा में मैं मानता हूं कि यदि हमारे शिक्षक साथी ठान ले तो परिवर्तन भले ही एकदम से नहीं हो किंतु धीरे धीरे अवश्य अच्छा होगा। और अनुपस्थिति को कैसे रोकना, बच्चों को कैसे लाना, ये हमारे हाथों में है, हमारे शिक्षक के हाथ में है। तो हम निश्चित ही निरंतर इस पर काम करें, बच्चों की अनुपस्थिति निश्चित ही कम होगी और हमारा जो बच्चों की उपस्थिति हमारी शाला में अच्छी होगी, हमारा शिक्षण भी अच्छा होगा और हम विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी ये कार्य करेंगे और हमें करना है। जैसे शरीर में प्राण का होना जरूरी है वैसे ही हमारे विद्यालय में बच्चों का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए और उनमें ठहराव लाने के लिए हमारे शिक्षक साथियों ने अपने अनुभव यहाँ पर साझा किए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इन अनुभवों को नोट किए होंगे और इनका उपयोग अपने आसपास के परिवेश के हिसाब से आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी शालाओं में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाएंगे। अब हम सब जानते हैं कि विद्यालय में एक शाला प्रबंधन समिति होती है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि एक सफल विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति की क्या भूमिका होती है और विद्यालय को सफल बनाने में इसका क्या योगदान होता है। बिल्कुल सही कि किसी भी विद्यालय की या हम कहें किसी व्यक्ति की सफलता में कहीं कहीं पीछे किसी का हाथ होता है। या तो उनके गुरु का हाथ होता है, माता पिता का हाथ होता है, जीवन संगनी का हाथ होता है, मित्र का हाथ होता है। उसी प्रकार से एक विद्यालय को फर्श से अर्श पर ले जाना, मतलब नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, ये कार्य प्रबंधन समिति का भी होता है। यदि प्रबंधन समिति वहाँ की एक्टिव है तो जो अनुपस्थित वाली बात, अभी जो पहले सवाल में हमने जो बात की चर्चा की थी उसमें भी बहुत ज्यादा रोकथाम की जा सकती है। क्योंकि अधिकतर हमारे प्रबंधन समिति में जो अभिभावक है, जो सदस्य हैं, वे सभी हमारे बच्चों के पालकगण ही हैं, उनके अभिभावक ही हैं वो सब। तो यदि कभी भी हम हर महीने जो बैठकें लेते हैं उन बैठकों में यदि हम बच्चों की अनुपस्थित सूची का वाचन करें, प्रबंधन समिति को उससे अवगत करवाएं कि भैया ये फला बच्चा इतने दिनों से गायब है या परिवार से हम लोगों ने संपर्क किया है परंतु पूर्णतः उसका रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही, अपने को बच्चा नहीं आ पा रहा है। तो कहीं कहीं
वो प्रबंधन समिति हमारे साथ जाकर उस पालक से बात कर सकती है, ये बड़ी बात होती है। दूसरी बात एक और होती है कि विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, ये प्रबंधन समिति बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रबंधन समिति अपने आप में एक पावरफुल एजेंसी है कि वो जो चाहे वो कर सकती है। वह अपने विद्यालय के लिए जो भी आर्थिक संसाधन जुटाना चाहती है वो करवा सकती है, जन भागीदारी से कार्य करवा सकती है। यदि भवन नहीं है तो भवन करवा सकती है, पेयजल व्यवस्था नहीं तो पेयजल व्यवस्था करवा सकती है, फर्नीचर की व्यवस्था यदि नहीं हो रही है तो जन भागीदारी से उसकी व्यवस्था भी वो करवा सकती है। सबसे बड़ी बात आती है कि जो हम शाला योजना, विकास योजना बनाते हैं, उसमें प्रबंधन समिति की एक बहुत मुख्य भूमिका हो सकती है। यदि प्रबंधन समिति चाहे तो अच्छे बिंदुओं पर, अच्छे आयामों पर कार्य करके, अच्छी योजनाओं को तैयार करके वह अपने विशाला का विकास कर सकती है और उसे एक जीवंतता की और सफलता की ओर ले जा सकती है। मेरा यह अनुभव है इस बारे में। शाला प्रबंधन समिति, हालांकि आप जानते हैं कि आपके सबके विद्यालयों में गठित है और विगत कई वर्षों से एसएमसी अपना काम भी कर रही है, किंतु ये मतलब एक तरीके से अपनी भी बात है कि वो अभी तक उसके पूर्ण रूपेण अधिकारों के साथ और जो उसके कर्तव्य उसके साथ काम नहीं कर पाई। ये उदासीनता ही कहीं ना कहीं हमारे विद्यालयों में जो हमारे लक्ष्य थे उसको नहीं प्राप्त कर पाए, कारण ये भी है। शाला प्रबंधन समिति के सदस्य यदि जागरूक हो, समझदार हो, तो निश्चित ही उस गांव की जो विद्यालय है और वो बच्चों का शिक्षण है वो बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से हो सकता है। तो शाला प्रबंधन समिति के सदस्य हैं, यदि उनकी बैठक लेकर उनको बार बार उनके विषय में बताया जाए तो निश्चित ही न केवल वो विद्यालय का ध्यान रखने की बातें रखेंगे ध्यान में, वरन वे विद्यालय की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सहयोग करेंगे। विद्यार्थियों के हितों के लिए जो भी काम हो सकता है वो उसमें सहयोग करने में जरूर मदद करेंगे। ये शाला प्रबंधन समिति इसी उद्देश्य को लेकर गठित की गई थी कि पालकों की और शिक्षक, शाला परिवार की सहभागिता से हम बच्चों का शिक्षण व्यवस्थित करें और उन्हें अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करें। ये एसएमसी की उपयोगिता भी है, किंतु हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें भी उदासीनता है। किंतु ये बात भी है कि जहाँ ये समिति अच्छा काम कर रही है वहाँ बहुत बेहतर रिजल्ट आए हैं। समापन करना हो तो कितना टाइम बचा? हाँ, शाला प्रबंधन समिति के विषय में कहना चाहती हूँ। शाला प्रबंधन समिति शाला संचालन की एक बहुत बड़ी एक क्या कहना चाहिए, निर्णय करने की एक क्षमता रखने वाली एजेंसी है। लेकिन आप सभी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एसएमसी को हम लोग क्या करते हैं कि ये सोचते हैं कि ठीक है एसएमसी के लोग आते नहीं हैं तो कुछ प्रोसीडिंग वगैरह जैसे कभी लिखी कभी नहीं लिखी, इस टाइप से। मैं प्रैक्टिकली बात ज्यादा करती हूँ क्योंकि मैं जो देखती हूँ वो मैं बात करती हूँ। होता ये है कि प्रैक्टिकली में जब मैं देखती हूँ कि एसएमसी की मीटिंग जैसे जो होना चाहिए वैसा ऑन पेपर वगैरह में जैसे टीचर लोग उसको ले लेते हैं, लेकिन सदस्य भी आना नहीं चाहते, अध्यक्ष समय नहीं दे पाते या इस टाइप से होता है। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास जैसे मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट हटा रही हूँ थोड़ा सा कि कार्यालय में जैसे बहुत सारी शिकायतें आती है, जैसे मान लो सीएम हेल्पलाइन है, सूचना का अधिकार है, या बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ स्कूलों की भी शिकायत आती है। तो उन सभी मैटर में सबसे यदि प्रमुखता से यदि कोई बचाव जो होता है ना अपने एक स्कूल का या टीचर्स का, तो वो होता है एसएमसी। मैं आप सभी के नॉलेज में बात डाल दूं कि हम लोग उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं या आप ये सोचते हैं कि आते तो नहीं है लोग, तो उसको हम बराबर प्रॉपरली जैसे मंथली जो मीटिंग होना चाहिए वो मीटिंग हम ले ही नहीं पाते। तो इसको थोड़ा एक्टिव बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब स्थिति समझते हैं कि वो लोग समय नहीं दे पाते हैं या हम भी थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, लेकिन इसको एसएमसी को जब तक हम मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक हमारा शाला का लेवल और शाला भी मजबूत नहीं हो पाएगी। तो एसएमसी के लोगों में क्या होता है कि कुछ लोग एक्टिव भी रहते हैं। हमारी ये सोच, हमने एक धारणा बना ली है कि लोग एसएमसी के लोग आते नहीं हैं या फिर समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसा सबके लिए नहीं होता है।
गांव में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारे मदद के लिए तैयार रहते हैं, या कुछ एक्टिव लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते हैं कि स्कूल में चल क्या रहा है, या स्कूल में होता क्या है, या मतलब पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, या स्कूल में क्या अच्छा हो सके जो हम मदद कर पाए। ऐसे लोगों को यदि हम जोड़ते हैं तो हमारी निश्चित रूप से हमारी शाला की प्रोग्रेस हो सकती है। तो आप सभी लोग उसको एक्टिव करें, हमारी जो एसएमसी है उसको एक्टिव करके उनसे काम लेने की कोशिश करें, तो ज्यादा से ज्यादा हमको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि हम लोग जो हमारी धारणा है ना, सबसे पहले हमारी धारणा को बदलना पड़ेगा कि एसएमसी जो एक केवल एक पेपर वर्क है, और इसको पेपर वर्क को हम कभी भी इसको खाना पूर्ति की कर देंगे, लेकिन उसको पेपर वर्क को उसको धरातल पर सही स्थिति में यदि हम लाएंगे तो निश्चित रूप से आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकल करके देखें कि निश्चित रूप से हमको उसमें सफलता जरूर मिलेगी, कि एसएमसी की हमको जरूर मदद मिलेगी। सही कहा मैडम ने। बुंदेलखंड में एक बहुत अच्छी कहावत है कि काहे करू श्रृंगार सखी बालम मारो आंधो। होता यही है कि हम पालक पे दोष दे देते हैं कि वो सहयोग नहीं करते हैं, वो आते नहीं, हम मीटिंग बुलाते हैं तो आते नहीं है। तो थोड़ा सा इससे हट के हमें काम करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी पावरफुल एजेंसी सर ने बताया है, क्योंकि प्रवेश द्वार से लेकर कक्षा तक की समस्त समस्याओं को हल करने का अधिकार एसएमसी के पास होता है, और इसका हम सही उपयोग सही समय पर करते हैं तो निसंदेह विद्यालय प्रांगण की समस्त समस्याओं पर हम अब विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो साथियों, देखा आप लोगों ने कि एक विद्यालय को जीवंत बनाने में विद्यार्थियों को वहां पर ठहराव लाने के लिए और प्रिंट श्रमबद्ध सामग्री का कितना महत्व होता है। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर जो सुझाव दिए गए हैं उन सारे सुझावों को फील्ड पर लेकर जाएंगे और इसको मूर्त रूप देंगे। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि समय हो चुका है। मैं रघुवीर सोलंकी सर से निवेदन करूंगी कि वो आप सबका आभार व्यक्त करें। आदरणीय समस्त साथियों को नमस्कार। जैसा कि आज के जिला स्तरीय शिक्षक संवाद में हमारे जिले के विकासखंड बड़वानी, राजपुर, टिकरी, पानसेमल के कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक साथी, समस्त जन शिक्षक महोदय, बीएससी महोदय एवं बीआरसी महोदय उपस्थित हैं, और आज हमारे प्रतिभागी और सहजकर्ताओं के माध्यम से जीवंत विद्यालय में प्रिंट समृद्ध वातावरण का निर्माण किस प्रकार किया जाए और उसका क्या महत्व हमारे विद्यालय में होता है, इस बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस चर्चा से यह एक निकल के आता है, प्रिंट समृद्ध जो वातावरण रहता है वह विद्यालय को जीवंत बनाने के लिए किस प्रकार से सहयोग करता है। यदि कोई विद्यालय है तो विद्यालय तो है, पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सब हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, परंतु और उसको अच्छे से करने के लिए प्रिंट मीडिया या प्रिंट वाले जितने भी हमारे टीएलएम साधन हैं वह किस प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं, या बच्चों की उपस्थिति में, लर्निंग लेवल बढ़ाने में, सभी प्रकार से किस प्रकार से वो प्रिंट जो मटेरियल है वो किस प्रकार से सहयोग करेगा, इस बारे में विस्तृत हमारे साथियों ने चर्चा की। आप इस पूरी चर्चा की जो बिंदु हैं आप अपने विद्यालय तक लेके जाएंगे और इस बारे में अमल करेंगे कि हमारा विद्यालय जीवंत कैसे बना सके और विद्यालय में उपस्थिति और बच्चों के सीखने सिखाने में कैसे उन्नति हो सके। अतः आप समस्त बड़वानी, राजपुर विकासखंड एवं पानसेमल के समस्त शिक्षक साथियों, बीएससी महोदय, बीआरसी महोदय, सीएससी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आप हमारे इस शिक्षक संवाद में जुड़ने के उपरांत जो साथी हमारे जुड़े हैं, लगभग सभी साथी जुड़े हैं, किंतु बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जुड़ नहीं पाए हैं, किसी कारणवश यदि वो नहीं जुड़ पाए हैं तो आपको YouTube लिंक के माध्यम से हम आपको 1 या 2 घंटे के बाद में YouTube लिंक की जो वीडियो है वो हम आपको जिला स्तर से प्रेषित करेंगे, जिससे आप इस शैक्षिक संवाद को पूरे तरीके से सुन पाएंगे। और आपसे ये निवेदन रहेगा कि जो YouTube चैनल रहेगा डाइट का, या जिस भी वीडियो को जिस भी चैनल पर डाला जाएगा उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि अगले शैक्षिक संवाद में आप डायरेक्ट YouTube लाइव पे जुड़ सकें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।